अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाएं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज क्रैमर्स रूल। इससे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी कि मैट्रिक्स मेथड पढ़ चुके हैं। वही सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ताकि क्रैमर्स रूल वो जो आपको बात कही जाती है कि आप अगर मेथड चेंज करेंगे आंसर तब चेंज नहीं होगा। अगर मेथड दुरुस्त है, मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। वही चीज यहाँ पर प्रूव करने के लिए उसी पार्ट का जिसका हमने मैट्रिक्स मेथड निकाला आपको क्रैमर्स रूल के मुताबिक करके बता रहा हूँ। अब जिस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकंड पार्ट का मैट्रिक्स मेथड आप होमवर्क के तौर पे कर चुके हैं। उसी पार्ट का आपने ये क्रैमर्स रूल सीखने के बाद क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल से सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। अब क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक मेथड इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे दो इक्वेशंस दी जाएंगी और उनका साइमल्टेनियस सोल्यूशन चाहिए, तो एक तो तरीका आपने सीखा एलिमिनेशन मेथड। आप इस दो को इक्वेशन वन इक्वेशन टू कहें, इक्वेशन वन से या इक्वेशन टू से एक तीसरी इक्वेशन बनाएं, वो वापस पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में, और फिर आपके पास एक्स का आंसर आएगा या वाई का आंसर आएगा। वापस पुट कर दें इक्वेशन थ्री में, एक्स या वाई जो आपने निकाला उसका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत सारे मेथड आपने 9 क्लास में सीख लिए। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स मेथड सीखा, नया मेथड। मैट्रिक्स मेथड के बाद अब आप यहाँ पर सीख रहे हैं क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड कह लें। क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि आपको जो इक्वेशंस गिवन है इसको कंपेयर करवाते विद द स्टैंडर्ड या जर्नलाइज्ड इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन क्या है? a1x plus b1y is equal to c1 where a1 and b1 are the coefficient of x and y respectively। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है। तो फर्स्ट इक्वेशन को a1 b1 और c1, सेकंड इक्वेशन को a2 b2 और c2 से रिप्रेजेंट करेंगे। c यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपके पास कोफिशिएंट a और b से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो कांस्टेंट है वो c से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर आप कहेंगे a1 a2 की वैल्यू जब आपने कंपेयर करवाया तो ये मौजूद है, ये आ रही है। a1 2 है, a2 -4 है। जो कोफिशिएंट जहां है x के उसके आप वैल्यू उस हिसाब से यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली b1 b2 आपके पास है 3 और 1, c1 c2 आपके पास है 14 और 28। ये सारी वैल्यूज आपने निकाली हैं अपनी गिवन इक्वेशन से। आपने जब सवाल सॉल्व करें सोल्यूशन की हेडिंग डाल के, क्रैमर्स रूल की हेडिंग डाल के फिर वही काम करना है, वो वन नहीं लिखना। वन मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखा है। तो बहरहाल a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आपने कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। नंबर वन, डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या है? a और b। तो पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट, जिस ऑर्डर में आपकी इक्वेशन है उसी ऑर्डर में आपने लिखना है। तो पहले आपने x के कोफिशिएंट लिखे, साथ ही एक दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट लिखे। a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज पुट की, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला। सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। 2 इंटू वन, बीच में माइनस साइन आएगा। 3 इंटू -4, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 14 आ गया। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया ऑफ कोफिशिएंट्स। अब आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वेरिएबल है, उसके लिहाज से डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? अब उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर आप a1 a2 भी लिख सकते हैं या ax ay भी लिख सकते हैं। किताब ने शायद a1 a2 करवाया होगा, मैं आपको ax और ay करवाता हूँ। अब ax का मतलब डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x। जहां x के कोफिशिएंट थे वहां पर कांस्टेंट पुट कर दें। यहां पर मेरे पास a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x थे, इन a1 a2 की जगह में c1 और c2 की वैल्यू पुट करूंगा और आपके पास ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y कैसे होगा? आपके पास b1 और b2 कोफिशिएंट्स हैं y के, इनकी जगह c1 और c2 की वैल्यू पुट कर दें। तो जहां पर आपने b1 b2 रखा था वहां पर c1 और c2 आ गया। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट कहलाएगा डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा तरीका है कि आपके जहां पर x के कोफिशिएंट है वहां कांस्टेंट पुट कर दें। विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लें, जहां पर x के कोफिशिएंट है वहां पर आप उसके जगह कांस्टेंट रख दें, जहां पर y के कोफिशिएंट है वहां पर उसकी जगह y के जगह पर कांस्टेंट रख दें। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, x की जगह कांस्टेंट रख दिया, x के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रखेंगे। तो कांस्टेंट क्या है? 14 और 28। b1 b2 आपके पास 3 और 1 अपनी जगह वही। मल्टीप्लाई करें यानी डिटर्मिनेंट निकालें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ गया -70। तो आपके पास -70 आंसर आया कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x का, यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x आ गया कोफिशिएंट हटा के। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। वही सेम काम, कोफिशिएंट ऑफ x रहेंगे अपनी जगह। अब कोफिशिएंट ऑफ y की जगह
आप यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे C1 और C2। तो वैल्यू पुट करें, 2 और -4 अपनी जगह, A1 और A2, C1 C2 आपका 14 28, मल्टीप्लाई करें यानी डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आया 112। अब 112 जो आपके पास आंसर आया, ये आ गया डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, ये मेन यहां से आपका सोल्यूशन है। इससे पहले आप सारी चीजें निकाल रहे थे। क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड क्या है? क्रैमर्स आपने कहा कि आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो सिंपल है, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। सिमिलरली डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद रखना है क्रैमर्स रूल में, ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ये चीजें चाहिए थी इसलिए आपने वो सारा काम किया। और विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y कैसे निकालते हैं ये भी सीख लिया। तो अब जब वैल्यूज आ गई, सिंपली पुट करें, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x -70 था, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट 14 आपने निकाला, सिंप्लीफाई करें, 14 इंटू 5 70 होता है, तो आपके पास x का आंसर आ गया -5। सिमिलरली y आपने जो निकालना है, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y 112 आया, डिवाइड बाय 14, तो 112 डिवाइड बाय 14, 14 इंटू 8 112 होता है, y का आंसर 8 आ गया। एंड में सोल्यूशन साइड लिख दें कि x, y आपके पास -5, -5, 8 है। तो ये आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, जो आंसर आया है, यही सेम आंसर सब कुछ एज इट इज आपने पीछे मैट्रिक्स मेथड में पढ़ा है। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर जो आपने काम किया, जो आंसर आया, वही सेम आंसर अभी आपका क्रैमर्स रूल के मुताबिक आ रहा है। तो जो चीज आपने पढ़ी पीछे, मेथड जो था मैट्रिक्स मेथड, मेथड चेंज करने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आया। ऑल्दो मैं समझता हूं कि ये आपका मैट्रिक्स मेथड से ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होगा, तो आप गलती कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर गलती होने के चांसेस कम हैं। तो अगर एग्जाम में आता है, मैं खुद प्रेफर करूंगा कि आप क्रैमर्स रूल के मुताबिक करें, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखें। लेकिन अगर आपको कुछ भी आता है तो दोनों करना आना चाहिए। आपको दोनों मेथड, चाहे मैट्रिक्स मेथड हो या क्रैमर्स रूल हो, दोनों मेथड करना आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो बेटा आप बीच में एक रिस्क ले रहे हैं, फंस जाएंगे कि आपके एग्जाम में अगर बोल दिया गया कि सिर्फ मुझे मैट्रिक्स मेथड चाहिए, आपने क्रैमर्स रूल से नहीं करना, तो मैट्रिक्स मेथड की आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, वहां पर आप फंस गए, वो आप नहीं कर सकते। क्रैमर्स रूल चाहिए, आपको मैट्रिक्स मेथड आता है, क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ा या उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आपके पास क्रैमर्स रूल में ही आंसर चाहिए, एग्जाम में तो वही पूछा है। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको आने चाहिए। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। अब हमारा तरीकेकार यही रहा है कि आपको मैं सारी एक्सरसाइज करवाता हूँ और रिव्यू एक्सरसाइज आपका काम है करना। जब पूरी किताब हम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जितने भी एमसीक्यूज हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, वो वन गो में पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने एमसीक्यूज अगर चैप्टर पढ़ लिया, एमसीक्यूज खुद सॉल्व करने के आप इस वक्त काबिल हो चुके हैं, एमसीक्यूज खुद सॉल्व करें। और जो उसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने सॉल्व करने, रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली आपने करनी है। इतनी मेहनत से आपको ये सारा पढ़ा है, तो वही सब कुछ रिव्यू एक्सरसाइज में है। आंसर्स भी आपके पास किताब के एंड में मौजूद, तो वेरीफाई भी हो सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 19, विच इज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। यहां तक किसी को कंफ्यूजन?